हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 रानी पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। आज हम इसके पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि कैसे घर में घोड़ी लाई गई है और लेखिका को बहुत ज़्यादा लगाव है उससे। यहाँ पे बच्चे पहले उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद वे उनके साथ और ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी यानी बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत विछत नहीं होता था। छत विछत यानी टूटता नहीं था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, रानी की सुंदरता के बारे में बताया गया है, जहाँ पे एक शब्द आया है अयाल। अयाल का मतलब होता है घोड़े के गर्दन के जो बाल होते हैं उसे हम अयाल कहते हैं। अयाल का गुच्छा यहाँ लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि घोड़े के गर्दन के बाल का गुच्छा। और छत विछत हो जाना का दूसरा मतलब घायल भी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि जैसे ही पड़ती, आँखें जैसे ही उसको देखती, वैसे ही ऐसा लगता कि दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। ऐसी चमकदार रंग की वो थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी आँखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी ओंठें, मोरछल सी पूँछ और गठा हुआ शरीर, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। यहाँ एक शब्द आया है मोरछल। मोरछल का मतलब होता है मोर की पूँछ से बना झाड़ू, इसे कहते हैं हम मोरछल। तो ये किस तरीके से सुंदर लगती थी देखने में, ये अभी भी उनको याद है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने समय बीत जाने के बाद आज भी दिमाग में, स्मृति में उसकी जो चित्र है, उनकी जो रेखाएं हैं वो अभी भी मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष यानी दिखने लगे हैं रोशनी से। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते अगर वो छोटी होती। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय था। अराजकता यानी अव्यवस्था का। वो कह रहे हैं कि अगर वो छोटी होती तो उसे वो अपने कमरे में रखते, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था, इसके कारण वो अपने कमरे में उसे नहीं रख सकते थे। अपने कमरे में ले जाना उसको संभव नहीं था, इसीलिए वो अस्तबल में ही बना हुआ, जो बरामदा में बना हुआ था, वही उसका कार्यालय था, वही उसका स्थान था। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में खुली अलमारी और कई आते ताक थे। अब उन्हीं में हमें स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा था। अब यहाँ पे बताया गया कि बरामदे में तो घोड़े बांधने की, बरामदा जो बनाया गया था वो घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बनाया गया था,
लेकिन वहाँ पे जो दीवार में खुली अलमारी थी उसी में ये सारा सामान रख रहे थे। जैसे हमारे स्वेच्छया, स्वेच्छया मतलब हमारी इच्छा से, और शरणार्थी खिलौने, जो खिलौने इनके पुराने हो गए या जो है वो खिलौना का परिवार स्थापित हो गया था, वहाँ ये खिलौने रखते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अब लेखिका कहती है कि हमने उससे ऐसी दोस्ती कर ली कि अगर वो हमें नहीं देखती तो वो हिनहिनाने लगती। मतलब बच्चे रानी से ऐसे हिल मिल गए थे कि वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल में फूल खोसते। रानी उनकी बहुत ज़्यादा गहरी मित्र बन गई। वह पैर पटककर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए इशारे करती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ होता। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जिन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जिन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। अब जिन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते हैं, मनमानी किए बिना उनको संतोष नहीं होता है। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। छुट्टन जिसको घोड़े की रखवाली के लिए रखा गया था। आरूढ़ का मतलब होता है सवार। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर और स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष नहीं मिलता था। मतलब उनका मन नहीं भरता था सवार होकर उसके साथ घूमना फिरना। यहाँ तक कि सवेरे उनके भाई बहन का वक्त था रानी के साथ घूमने का, और उसके बाद जब लेखिका स्कूल से आती तो उनका समय होता रानी के साथ घूमने का, लेकिन फिर भी उससे इनका मन नहीं भरता था। और ये शाम के समय में अस्तबल में रानी की गर्दन पर झूलते, स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़ जाते, फिर भी इतना करने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं मिलता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सब के सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अब ये लोग मन इनका मानता नहीं, संतोष इसको मिला नहीं, तो ये लोग क्या किए कि एक दिन छुट्टी के समय उसे बाहर ले गए और बारी बारी से उसकी सवारी करने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के ही हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक था कि बच्चे कैसे करते थे कि एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी, वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुबली या दुबकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर थी और उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। अब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध ना होकर, उन्हें पता नहीं होता पशु पक्षी जब वो छोटे होते हैं वे सबको, पशु पक्षी को, वनस्पति को, पेड़ पौधे को, सबको अपने परिवार की तरह ही मानते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता, रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर
भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस ओढ़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर यानी मूर्ति बन गई हो। तो एक दिन क्या हुआ कि रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी, वो रानी का अयाल पकड़े हुए थी, यानी अयाल अर्थात घोड़े के गर्दन के जो बाल होते हैं वे, उसे पकड़ी हुई थी। रानी इस तरह सवारी करने वाले को दुबकी चाल से इधर उधर घुमाकर बहुत संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की जो कमजोरी होती थी वे जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर बैठी ही थी कि उनके भाई ने क्या किया कि अपने हाथों की पतली संटी यानी छड़ी से रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, जैसे ही वो छड़ी मारा रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जमीन पर वो गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौनों पर रहना पड़ा था। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटेले पर संभाला, लेकिन बाद में गिरना तो निश्चित ही था और गिरकर जब लेखिका गिरी तब रानी जो घोड़ी थी उसे पश्चाताप हुआ। जब वो अपने वर्तमान में लौट आई तो उससे पश्चाताप हुआ और वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा, यानी जब वो गिरी तो उनको चोट लगी और वो बेड पे पड़ गई। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वो ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। अब ऐसे वो ट्रीट कर रही थी रानी कि जैसे उसको पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उसके कारण ही लेखिका को लगा था चोट। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और ना जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिया, यानी गोलाकार था वो, और उसको दोनों कान में डाल दिया रानी के यानी घोड़ी के। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई और कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला कि कड़े रख कहाँ दिए। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई कि कहीं ये खो नहीं जाए। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। अब उसने ऐसा कह दिया। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। रामा जो उसके घर काम करता था। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। अब यहाँ पर कहा कि रानी ने किस तरीके से एक छोटे से शिशु का जन्म दिया। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? तो रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। तो भाई ने पूछा, और भी है क्या? तो रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया कि हाँ। अब तो अबोध महादेवी को गुस्सा आने लगा और यह छोटे जीव कहने लगी कि यह छोटे जीव तो कोई काम धाम करते नहीं, बस चारा खाते हैं और खाकर पेट में लेटे रहते हैं। नेक्स्ट है
भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव भी। तो यहाँ पे एक विचित्र प्रस्ताव बताया गया कि कैसे बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर जो जीव है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, परंतु जो सब्जी या शाक या सब्जी चाकू काटने के लिए होता है चाकू, उससे तो हम इसका पेट नहीं काट सकते हैं। तो महादेवी का साहस नहीं हुआ कि वो इससे ऐसा करे। एक समस्या की ओर फिर से इनका ध्यान गया कि वो था कि पेट चीर डालने पर भी उसको सिलेंगे कैसे? सुई डोरा से तो ये काम होगा नहीं। रामा के पास से सुझाव मिलना तो असंभव था, क्योंकि वो ऐसा करने ही नहीं देता। इसलिए वह सुझाव व्यवहार में नहीं लाया गया। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका जो क्रोध था, उनका जो गुस्सा था कि ये तो सिर्फ चारा खा रहा है, कोई काम धाम करता नहीं है, तो वो क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया और उनको ये बातें स्मरण भी नहीं रही। तो उम्मीद है आपको यहाँ ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।